हेलो दोस्तों, मेरे भी चौधरी आप सभी का पार्थ एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी की तैयारियां जबरदस्त चल रही होगी और इन क्लासों का आप सभी को फायदा मिल रहा होगा। माय डियर फ्रेंड्स, कल वाले सेक्शन में हम लोग मॉक टेस्ट नंबर 20 यहाँ पे 8 को पढ़ लिए थे और आज बारी है मॉक टेस्ट नंबर 29 को पढ़ने की। और कल वाले सेक्शन में मैंने आप सबको एक होमवर्क में एक सवाल दिया था। देखिएगा, मैंने जो आप सभी से सवाल किया था, मैंने आप लोगों को जो दिया था कि वर्तमान भारत में नए मत्स्य और पशुपालन मंत्री कौन बने हैं। तो ये मैंने आप लोगों से सवाल पूछा था। इस सवाल का राइट आंसर था राजीव रंजन को यह बनाया गया है। इतना आप सबको याद होना था। यानी सवाल का जो राइट आंसर था ऑप्शन नंबर ए, इस सवाल का बिल्कुल हम लोगों को राइट आंसर देखने को मिलता है। चलिए बढ़ते हैं क्लास के जो आज के पहले प्रश्न की ओर। और क्लास का जो आज का पहला जो प्रश्न दे के रखा है, यहाँ पर दे के रखा है कि आप लोगों का जो एक तंत्र का यहाँ पे अर्थ क्या होता है। जो एक तंत्र का हम लोगों को संविधान से यहाँ पे रिलेटेड एक सवाल पूछा है हम लोगों को। चार ऑप्शन दे के रखा है। कुछ के द्वारा शासन, राजा के द्वारा शासन, मात्र एक व्यक्ति द्वारा निरंकुश शासन व्यवस्था, या जन प्रतिनिधित्वों का शासन हम लोगों को देखने को मिलता है। आप सभी को याद होना चाहिए कि यहाँ पर जैकतंत्र का मतलब क्या होता है। मात्र एक व्यक्ति के द्वारा निरंकुश जो शासन जो पद्धति एक देश में चलाई जाती है उसे कहा जाता है। चलिए, इस सवाल का जो राइट आंसर रहेगा और यानी ऑप्शन नंबर सी हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। और आज का दूसरा प्रश्न हम लोगों को देखिए यहाँ पर क्या देख रखा है। देखिए, हम लोगों को देख रखा है कि क्या आपातकाल के दौरान किन मौलिक अधिकारों का निलंबन नहीं किया जा सकता। देखिए, देश में जब जब भी आपातकाल लगता है और आप लोगों को देख रखा है कि निम्नलिखित में से कौन से आर्टिकल को आप लोग निलंबन नहीं कर सकते। आर्टिकल 14-15, 20-21, 18-19 या 16-17, कौन से आर्टिकल को आप यहाँ पे निलंबन नहीं कर सकते। डियर फ्रेंड्स, आप सभी को याद याद होना चाहिए, देश में जब जब भी आपातकाल लगता है, देश में जब जब भी आपातकाल लगता है, तो जो आपातकाल की परिस्थिति में क्या होगा, आप लोगों को यहाँ पर एक आर्टिकल जो पढ़ने को मिलेगा, आर्टिकल नंबर 358 358 जो पढ़ने को मिलेगा। जैसे ही भारत में जो आपातकाल का प्रावधान किया जाता है और जैसे ही आपातकाल का प्रावधान होगा, मुख्य रूप से आर्टिकल 358 जनरेट होता है। और जैसे आपातकाल लगा तो या आर्टिकल 19 पर यहाँ पर जो तुरंत यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये निलंबन हो जाएगा। आप लोगों को याद होना है, मतलब जैसे ही आपातकाल लगा तो आर्टिकल जो 19 निलंबन हो जाएगा। और वहीं पर आप लोगों को यहां पर देख रखा है कि कौन से अधिकारों का निलंबन नहीं किया जा सकता है। तो आप लोगों को याद होना चाहिए कि यहाँ पर जो आर्टिकल जो आपके 20 और जो आप लोगों का आर्टिकल 21 हम लोगों को देखने को मिलता है, इन दोनों का यहाँ पे निलंबन जो नहीं किया जा सकता, भले देश में आपातकाल का प्रावधान हो जाए। आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिए। देखिए, आप लोगों को यह भी याद होना चाहिए कि आर्टिकल 20 में क्या दे के रखा है। और आर्टिकल 20 में दे के रखा है कि दोष सिद्ध के मामले में संरक्षण, दोष सिद्ध के जो मामले में यहाँ पे संरक्षण का प्रावधान है। आप लोगों को याद होना चाहिएगा, इतना याद होना चाहिएगा। अब यहाँ पर जो आर्टिकल यहाँ पे 21 में हम लोगों को क्या देखने को मिलता है, तो जवाब हो जाएगा प्राण। प्राण यहाँ पर प्राण जो आप लोगों का एवं जो दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है, कौन सा, दैहिक जो स्वतंत्रता का जो राइट्स है, आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिए। और ये मुख्यतः फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड सवाल पूछा है। देखिएगा, यहाँ पर सवाल का जो राइट आंसर रहेगा, यानी ये आपके आर्टिकल 20 और 21 का हम लोग यहाँ पे निलंबन यहाँ पर नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिए। देखिए, मैं आप सभी से बात करूंगा कि यहाँ पर जो आर्टिकल 14 में क्या दे के रखा है। तो फंडामेंटल राइट में आप सभी जानते हैं कि विधि के समक्ष जो समानता का भाव है, समानता का भाव यहां पर दे के रखा है। वहीं पर आर्टिकल 15 में क्या दे के रखा है, तो आप सभी जानते हैं कि धर्म जाति मूल लिंग और विभेद में यहाँ पर
भेदभाव नहीं किया जा सकता, सभी को समान भाव यहाँ पे रखना होगा, आप सभी जानते हैं यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर आर्टिकल 18 में आप लोग जानते हैं कि आर्टिकल 18 में दे के रखा है हम लोगों को उपाधियों का अंत होगा, यहाँ पर उपाधियों का अंत का प्रावधान है। लेकिन अब वर्तमान में भारत में जो भी टाइटल अपने नाम के आगे लगाते हैं तो यहाँ पे उपाधियों का प्रावधान यानी यहाँ पर ये आपकी उपाधियों का अंत का प्रावधान है। लेकिन यदि आप शिक्षा और सेना से रिलेटेड अगर कुछ यहाँ पे उपाधियां जो लगाना चाहते हैं तो इन दो को यहाँ पर छूट छूट यहाँ पर दी गई है, ठीक है। तो ये सारे महत्वपूर्ण आर्टिकल आप लोगों को याद होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न आप लोगों को यहाँ पर क्या देके रखा है, देखिए अगला प्रश्न आप लोगों को देके रखा है, ये सवाल आई थिंक हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। ये वाला सवाल देके रखा है कि विधान परिषद के अध्यक्ष होते हैं, विधान परिषद के अध्यक्ष होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए की जो मुख्यमंत्री और उनके मंत्रिमंडल द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं, उस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, विधान परिषद के सदस्यों द्वारा जिनका निर्वाचन किया जाता है, या उस राज्य के राज्यपाल के द्वारा वो नियुक्त किए जाएंगे। क्या रहेगा इस सवाल का राइट आंसर? यहाँ पर देखिएगा, आप सबको याद होना चाहिएगा कि जो विधान परिषद है, हम लोग पहले भी पढ़ चुके कि विधान परिषद यहाँ पर आर्टिकल 169 में हम लोगों को प्रावधान दे के रखा है। पहली बात तो आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिए। और मुख्य रूप से कौन कौन से राज्यों में हम लोगों को भारत में विधान परिषद देखने को मिलेगा, देखिए बिहार में हम लोगों को देखने को मिलता है, यूपी में हम लोगों को देखने को मिलता है, मुख्य तौर पर ये महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा, ये कर्नाटक में हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, इसके बाद तेलंगाना में देखने को मिलेगा, और तेलंगाना के बाद हम लोगों को ये आंध्र प्रदेश में देखने को मिलता है, राइट। अब बात हो रहा है कि जो विधान परिषद के अध्यक्ष होते हैं, जो परिषद के अध्यक्ष होते हैं, यानी इनकी नियुक्ति जो इनका जो निर्वाचन होता है वो किनके माध्यम से होता है, तो जवाब हो जाएगा जो विधान परिषद के जो मेंबर होते हैं उनके द्वारा इनका निर्वाचन किया जाता है। आप सभी को यह याद होना चाहिएगा। और देखिए यहाँ पर एक और की पॉइंट याद रखिएगा, चाहे वो लोकसभा का जो सदन का अध्यक्ष होता है, लोकसभा का जो सदन का अध्यक्ष होता है, चाहे कोई व्यक्ति विधानसभा लगती उस विधानसभा का अध्यक्ष हो, चाहे कोई व्यक्ति विधान परिषद का अध्यक्ष हो, तो यदि कोई भी भारत में सदन का नेता जो ये सदन का अध्यक्ष तो उस व्यक्ति के ऊपर यहाँ पर दल बदल का कानून यहाँ पर क्या नहीं होता, उसके ऊपर लागू नहीं होता है। इतना भी आप लोगों को यहाँ पे याद होना चाहिएगा। यानी सवाल का जो राइट आंसर क्या रहेगा, राइट आंसर यहाँ पे देखने को मिलेगा ऑप्शन नंबर सी हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिलता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और यहाँ पे अगला प्रश्न क्या देके रखा है कि ये आप लोगों का यहाँ पर देके रखा है कि यहाँ पर ये आईटीसी एक संगीत अनुसंधान जो अकादमी है, ये कहाँ पर है? आईटीसी एक संगीत अनुसंधान जो अकादमी है, ये कहाँ पर है? दिल्ली, बेंगलोर, कोलकाता, या फिर या आप लोगों के इंदौर में देखने को मिलती है। देखो आप लोगों को याद होना चाहिए, ये जो यहाँ पर आईटीसी संगीत यहाँ पर अकादमी हम लोगों को देखने को मिलती है, तो ये पश्चिम बंगाल में है, पश्चिम बंगाल में हम लोगों को देखने को मिलती है। और पश्चिम बंगाल कैपिटल कोलकाता में हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है, कोलकाता में ये स्थित है। वहीं पर आप लोगों को याद होना चाहिएगा कि इसकी स्थापना कब हुआ था, तो जवाब हो जाएगा 1978 में क्या हुआ था, इसकी स्थापना हुआ था। किस लिए हुआ था, तो जवाब हो जाएगा जो यहाँ पर हिंदुस्तानी जो शास्त्रीय संगीत है, इस शास्त्रीय संगीत को बढ़ावा देने के लिए इसकी स्थापना किया गया था। तो ये भी आप लोगों को याद होना चाहिए। यानी सवाल का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, कोलकाता हम लोगों को यह संस्था देखने को मिलती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न हम लोगों को क्या देख रखा है, तवांग के पास भारत का भूमि एक डिस्प्यूट है, एक विवाद है, और निम्नलिखित में से किस देश को से लेकर भारत का ये जो तवांग जो विवाद है हम लोगों को देखने को मिलता है?
पाकिस्तान, चीन, यहाँ पे अफगानिस्तान या बांग्लादेश के साथ हम लोगों को देखने को मिलता है। आप सभी जानते हैं जो तवांग जो विवाद है, तवांग विवाद हमें किसके साथ देखने को मिलता है, तो जवाब हो जाएगा चीन के साथ हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है। यानी सवाल का जो राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सवाल का राइट आंसर होने वाला है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न हम लोगों को यहाँ पर क्या देख रखा है, निम्नलिखित में से किसे भारत की विशाल घाटी कहा जाता है। भारत की विशाल घाटी जो किसे कहा जाता है, गंगानी ये विशाल घाटी, लेतलम घाटी, चंबल नदी घाटी या गादी कोटा की विशाल घाटियां, क्या रहेगा इस सवाल का राइट आंसर और कहां पर हम लोगों को देखने को मिलता है। देखिएगा, यदि हम लोगों से पूछा है भारत की ये विशाल घाटियां, तो ये रहेगी गादी कोटा की विशालतम घाटियां हम लोगों को देखने को मिलती है। देखिए यदि सवाल पूछेगा ये जो गादी कोटा की जो ये विशालतम जो हम लोगों को वैली है, जो घाटियां हैं, ये कहां पर देखने को मिली, तो जवाब हो जाएगा हम लोगों को आंध्र प्रदेश में देखने को मिलती है। वहीं पर एक और प्रकार की घाटियां हैं जिसे हम लोग बोलते हैं अरकू वैली यानी मुख्यतः घाटी, ये भी हम लोगों को कहां पर देखने को मिलती है, तो जवाब हो जाएगा हम लोगों को आंध्र प्रदेश में। ये दोनों घाटियां हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है। तो गादी कोटा वैली कहां पर हो जाएगी, तो ये हम लोगों को यहाँ पर आंध्र प्रदेश में देखने को मिलती है। और यहाँ पर हम लोगों को एक बोरा घाटी, कौन सी घाटी दोस्तों, एक बोरा घाटी, तो बोरा घाटी कहां पर पड़ेगी, तो भारत के यूटी JNK में हम लोगों को बोरा घाटी देखने को मिलती है। तो ये गादी कोटा घाटी, अरकू घाटी और बोरा घाटी आप सभी विद्यार्थियों को यहाँ पे याद होना चाहिएगा। यानी जो सवाल का राइट आंसर क्या रहेगा, वो ऑप्शन नंबर डी हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न हम लोगों को यहाँ पर क्या देख रखा है, जो ये निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह ये गुजरात में स्थित नहीं है। गुजरात में स्थित मुख्यतः बंदरगाह नहीं है, सिक्का बंदरगाह, मुद्रा बंदरगाह, या आप लोगों का यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी दे के रखा है यहाँ पे ओखा बंदरगाह या दीघी बंदरगाह। कौन सा पोर्ट हम लोगों को गुजरात में देखने को नहीं मिलता है, आप लोगों से यहाँ पे सवाल पूछा है। देखिए ये हम लोग गुजरात राज्य की यहाँ पर बात होगी, तो जवाब हो जाएगा यहाँ पर हम लोगों को एक कांडला बंदरगाह देखने को मिलता है। यदि हम लोग यहाँ पर बात करेंगे हम लोगों को मुंबई महाराष्ट्र में कौन सा बंदरगाह देखने को मिलता है, तो जवाब हो जाएगा हम लोगों को एक न्हावा शोवा बंदरगाह यहाँ पर महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। वहीं पर गोवा में कौन सा बंदरगाह जो देखने को मिलता है, तो याद हो जाएगा मार्म जो गोवा बंदरगाह हम लोगों को यहाँ पर देखना है। वहीं पर यानी ये कर्नाटक में कौन सा बंदरगाह देखने को मिलेगा, तो जवाब हो जाएगा यहाँ पर न्यू मंगलोर बंदरगाह देखने को मिलेगा। और वहीं पर हम लोगों को केरल में कौन सा पोर्ट देखने को मिलता है, तो जवाब हो जाएगा हम लोगों को कोचीन बंदरगाह देखने को मिला। कौन सा बंदरगाह, कोचीन जो बंदरगाह होता है वो हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है। यहाँ पर मैं बात करूंगा ये सारे पोर्ट ये भारत के बड़े बंदरगाह है, आप सबको यहाँ पे याद होना चाहिए। वहीं पर मैं बात करूंगा कि तमिलनाडु में कौन सा देखने को मिलेगा, तो तमिलनाडु में हम लोगों को एक तूतीकोरिन बंदरगाह देखने को मिलेगा। और हम लोगों को यहाँ पर मुख्यतः आप लोगों का यहाँ पर एन्नोर बंदरगाह भी हम लोगों को देखने को मिलता है। यदि मैं बात करूंगा यहाँ पर आप लोगों के ये यहाँ पर आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश में हम लोगों को एक विशाखापट्टनम बंदरगाह देखने को मिलता है। और वहीं पर हम लोग बात करेंगे उड़ीसा राज्य की, तो यहाँ पर उड़ीसा में हम लोगों को मुख्य तौर पर एक पारादीप बंदरगाह देखने को मिलता है। देखिए ये भारत के कुछ बड़े बंदरगाह मैंने आप लोगों को नाम लिखा है। अब यहाँ पर देखो ये जो सिक्का बंदरगाह है, ये सिक्का बंदरगाह, सिक्का के बाद आप लोगों को देखने को मिलेगा मुद्रा बंदरगाह, और मुद्रा के बाद आप लोगों को ओखा बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह, ओखा। ये तीनों ही वर्तमान गुजरात में है। कहां पर है, ये गुजरात में हम लोगों को देखने को मिलता है। लेकिन ये दीघी जो बंदरगाह है ये वर्तमान में हम लोगों को महाराष्ट्र में देखने को मिलता है।
कहां पर देखने को मिलेगा? तो जवाब हो जाएगा महाराष्ट्र में हम लोगों को देखने को मिलता है। तो सवाल का जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न यहाँ पर क्या देख रखा है, देखिए भारत में बंदरगाह पर आधारित को विकास का जो बढ़ावा देने के लिए कौन सी परियोजना को यहाँ पे नाम दिया है? यानी मुख्यतः यदि भारत की जो बंदरगाहों को बढ़ावा देने के लिए कौन सी विकास ये परियोजना को यहाँ पे बढ़ावा दिया गया है? भारतमाला प्रोजेक्ट, सागर माता, सागर नमन या सागरमाला। देखिए आप सभी जानते हैं कि मुख्यतः भारत में बंदरगाह है और बंदरगाह को बढ़ावा देने के लिए और भी डेवलप्ड होने के लिए मुख्यतः आप लोगों को यह भी याद होना चाहिएगा कि यहाँ पर 2003 में एक योजना को इंट्रोड्यूस किया गया था यहाँ पे अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा, अटल बिहारी वाजपेयी साहब के द्वारा सबसे पहले इस योजना को भारत के सामने जो रखा गया था। वहीं पर 2015 में जुलाई 2015 में जो नरेंद्र मोदी की सरकार आई जो उन्होंने इस योजना को भारत में क्या किया, लागू भी कर दिया। और वर्तमान में ये जो योजना होती है ये सागर माला के नाम से ये जानी जाती है। तो सागर माला योजना के अंतर्गत हम लोग हमारे बंदरगाहों को क्या कर रहे हैं, उनका डेवलपमेंट कर रहे हैं, यानी सागरमाला प्रोजेक्ट इसका यहाँ पे राइट आंसर होगा। वहीं पर जो भारत में सड़कों को यहाँ पर बढ़ावा देने के लिए, सड़कों का यहाँ पे डेवलप करने के लिए और आपस में सड़क जो बड़े हाईवेज को जोड़ने के लिए भारत सरकार के द्वारा यहाँ पर एक भारतमाला प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। भारतमाला प्रोजेक्ट, तो भारतमाला प्रोजेक्ट जो रिलेट करेगा वो सड़कों से करेगा और जो सागरमाला प्रोजेक्ट करेगा वो बंदरगाह से यहाँ पर रिलेट करेगा। तो आप सभी को यहाँ पर याद होना चाहिए, जो सवाल का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न हम लोगों को यहाँ पर क्या देख रखा है, देखिए अगला प्रश्न देख रखा है सांबर झील के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे जो दिए गए तथ्य वो सही नहीं है। मतलब जो सही है, हम लोगों से सही पूछा है कि एक ही इसमें से हो सकता सही हो। अब आप लोगों को याद होना चाहिए सांबर झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेक, खारे पानी की झील हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है। अब देखिए यह जो फर्स्ट ऑप्शन देख रखा है यह भारत की सबसे ऊंची झील देखने को मिलती है, तो जवाब होगा नहीं, सबसे ऊंची लेक हम लोगों को नहीं देखने को मिलती, जो कि हम लोगों को चोलामू लेक देखने को मिलती, जो कि सिक्किम में हम लोगों को देखने को मिलती है। यानी इसका निर्माण धूमकेतु के यहाँ पे अतिवेग संघटन के जो कारण हुआ है ये भी गलत है। इसका ऐसा किसी प्रकार से निर्माण नहीं हुआ है, यह अरब सागर में गिरती है, ये भी गलत होगा, ये भी गलत है। यह भारत की सबसे बड़ी जंतर खारे पानी की झील हम लोगों को दिखाई देती, यह बात बिल्कुल सही है। यह भारत की सबसे बड़ी हम लोगों को अंतर खारे पानी की झील हम लोगों को दिखाई देती है। देखिए यदि मैं भारत जो बात करूंगा, भारत की सबसे बड़ी मीठी पानी की लेक कौन सी दिखाई देती है, तो इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा, सबसे बड़ी मीठी पानी के लिए कौन सी झील दिखाई देगी, तो जवाब हो जाएगा यहाँ पर वुलर झील हम लोगों को यहाँ पे झील दिखाई देती है। और भारत के पूर्वी तट की सबसे बड़ी जो लेक कौन सी दिखाई देती है हम लोगों को, तो चिल्का झील हम लोगों को यहाँ पर दिखाई देती है, चिल्का झील यहाँ पर दिखाई देती है। और भारत की सबसे लंबी झील कौन सी दिखाई दे जो देगी हम लोगों को, तो जवाब हो जाएगा बेम्बानंद। कौन सी लेक दोस्तों, बेम्बानंद। और 96 जो किलोमीटर तक लगभग हम लोगों को ये देखने को मिलती है। यानी जो सवाल का राइट आंसर रहेगा वो राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर डी हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है। अब सांभर लेक कहाँ पर है, आप सभी जानते हैं कि यह मुख्यतः हम लोगों को राजस्थान में देखने को मिलती है। और राजस्थान में हम लोग कई प्रकार के लेक को पढ़ते हैं, जैसे जय समन एक हम लोग झील पढ़ते हैं, डिंडवाना झील पढ़ते हैं, सांभर झील जो यहाँ पे एक झील पढ़ते हैं, फतेह सागर हम लोग जो झील पढ़ते हैं। तो कई प्रकार की जो लेक है वो हम लोगों को राजस्थान में देखने को हमें यहाँ पे मिलती है। लेकिन राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में एक हम लोगों को जय संबंध झील पड़ती है, कौन सी, जय समन एक हमारे पास में राजस्थान में झील पड़ती है। और यह झील मुख्य रूप से राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील हम लोगों को यहाँ पर देखने को
मिलती है। ठीक है, इतना सारा कॉन्सेप्ट आप सभी को यहाँ पे याद होना चाहिए। चलिए जल्दी से लिख लीजिए आप इसको, या फिर आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए लिख लिया होगा आप लोगों ने, स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न हम लोगों को यहाँ पर क्या देख रखा है। संसद के दोनों सदनों जो और उसकी समितियों के सदस्यों की शक्तियों का ये विशेषाधिकार बचाव के बारे में मुख्य रूप से भारतीय संविधान में कौन से आर्टिकल का उल्लेख किया गया है, और कौन से आर्टिकल का उल्लेख किया गया है, यानी जो संसद के जो सदस्य हैं, जो संसद के सदस्य हैं, तो संसद के सदस्यों का क्या किया गया, उनका यहाँ पर मुख्यतः हम लोगों को ये विशेषाधिकार देखने को मिलता है। विशेषाधिकार हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है। तो आर्टिकल 120 है, आर्टिकल 105 है, आर्टिकल 107 के बाद 105 है, 117 है। आप सभी जानते हैं कि इसका रिलेटेड जो आर्टिकल पड़ेगा वो 105 हम लोगों को यहाँ पर देखने को जो यहाँ पे बनेगा। अब देखिए यहाँ पर एक आर्टिकल हम लोग 105 को पढ़ लिए हैं, आर्टिकल 117 भी याद होना चाहिए। जब यहाँ पे भारतीय संविधान के आर्टिकल 117 में क्या देख रखा है, जब भी कोई विधेयक होता है, ये विधेयक पर जब तक राष्ट्रपति की अनुमति ना हो, जब तक राष्ट्रपति की अनुमति ना हो, जब तक वो विधेयक क्या नहीं बन सकता, कानून यहाँ पर नहीं बन सकता। आप लोगों को याद होना चाहिएगा। वहीं पर आर्टिकल 120 में क्या देख रखा है, तो यहाँ पर देख रखा है संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा, संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा का यहाँ पर प्रावधान हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये तीनों आर्टिकल महत्वपूर्ण पढ़ सकते हैं, आप लोगों को याद होना चाहिए। और जो इस सवाल का जो राइट आंसर रहेगा वो आर्टिकल 105 हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न हम लोगों को यहाँ पर क्या देख रखा है। देखिए संताल विद्रोह निम्नलिखित में से किस वर्ष यहाँ पर हुआ था। संताल जो विद्रोह के बारे में आप लोगों से सवाल पूछा है, और संताल विद्रोह मुख्य रूप से सबसे पहले याद होना चाहिए, संताल विद्रोह कहां पर देखने को मिलेगा, तो ये जो बंगाल का क्षेत्र है, बंगाल में हम लोगों को संताल का विद्रोह देखने को मिलता है। देखिए कई प्रकार के विद्रोह हमें सामाजिक विद्रोह या फॉर्मर मूवमेंट यहाँ पे देखने को मिलते हैं। उसी प्रकार जब मॉडर्न इंडिया की हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर हम लोगों को एक नील विद्रोह देखने को मिला। कौन सा? एक नील विद्रोह देखने को मिलेगा। एक आप लोगों को याद होना चाहिए, एक तेभागा आंदोलन, तेभागा विद्रोह देखने को मिलेगा। और यहाँ पर एक चुआर विद्रोह, कौन सा दोस्तों? एक चुआर विद्रोह देखने को मिलेगा। और चुआर विद्रोह के साथ ये जो और यहाँ पर हम लोग जो बात कर लेंगे, हमारे पास में एक संथाल विद्रोह, संताल विद्रोह, ये सभी जो विद्रोह है मुख्य रूप से यहाँ पर एक फैयाजी भी आप लोग याद करिएगा, जो फैयाजी विद्रोह भी, ये सभी विद्रोह कहाँ पर देखने को मिलते हैं, तो आप सभी को याद होना चाहिए ये सब हम लोगों को बंगाल में मुख्य रूप से सभी विद्रोह देखने को मिलेंगे। लेकिन देखो यहाँ पर एक कूका मूवमेंट, कौन सा मूवमेंट? कूका आंदोलन भी आप लोगों को याद होना चाहिए। ये कूका जो मूवमेंट है हम लोगों को पंजाब में देखने को मिलता है। वहीं पर मैं बात करूंगा एक पाइका विद्रोह के बारे में, एक पाइका ये विद्रोह के बारे में, ये मुख्य रूप से हम लोगों को उड़ीसा राज्य में देखने को मिलता है। और वहीं पर यहाँ पर जो रंपा विद्रोह होगा, ये रंपा विद्रोह कहाँ देखने को मिलेगा, तो जवाब हो जाएगा ये हम लोगों को आंध्र प्रदेश में मुख्यतः ये हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है। आप सभी को याद होना चाहिएगा। वही हम लोगों से पूछा है यार संताल विद्रोह कब हुआ था, तो संताल विद्रोह 55 और 56 में यह विद्रोह हम लोगों को देखने को मिलता है मॉडर्न यहाँ पे इंडिया में। यानी जो सवाल का राइट आंसर क्या रहेगा, जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न हम लोगों को क्या देख रखा है। देखिए हम लोगों को यहाँ पर बहुत अच्छा शानदार एक कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड सवाल देख रखा है। वह कौन सा अधिनियम है जिसे भारत में मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। अब ये कौन सा हम लोगों को भारत शासन अधिनियम देखने को मिलता है। देखिए आप सभी जानते हैं कि जो यहाँ पे 1909 में हम लोगों को एक मार्ले मिंटो सुधार देखने को मिला। कौन सा? मार्ले, यहाँ पर एक मिंटो जो सुधार देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर जो मार्ले हुआ करता था वह एक वायसराय हुआ करता था,
और जो मिंटो हुआ करता था यह मुख्य तौर पर एक सचिव बनकर भारत में आया था। ये हम लोगों को देखने को मिलता है। और ये कौन सा ये आपका अधिनियम था? तो जवाब हो जाएगा ये भारत शासन अधिनियम 1909 हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है। अब भारत शासन अधिनियम 1909 में भारत में क्या क्या प्रावधान हुआ था? तो भारत में आप लोगों को याद होना चाहिए जो वायसराय हुआ करता था, इसकी कार्यकारिणी जो इसी वायसराय की एक कार्य जो कारिणी एक परिषद हुआ करता था। और इसी परिषद में पहली बार किसी भारतीय को शामिल किया गया था। तो कौन भारतीय थे? तो सत्येंद्र जो सिन्हा साहब को सबसे पहले वायसराय की एक कार्यकारिणी जो परिषद में शामिल किया गया था। और क्या किया गया था? तो भारत में भारत में जो यहाँ पर विधान परिषद हुआ करता था, उसी विधान परिषद की यहाँ पर जो सीटें थी, उन सीटों को यहाँ पर बढ़ाया गया था। आप लोगों को याद होना चाहिएगा। और क्या हुआ था? तो भारत में पहली बार भारत में पहली बार भारत में पहली बार सांप्रदायिक सांप्रदायिक भारत में पहली बार सांप्रदायिक चुनाव की क्या की गई थी? घोषणा की गई थी। सांप्रदायिक चुनाव की घोषणा की गई थी। यानी अब बोला गया था कि अब हिंदू का चुनाव हम लोग जो अलग होगा और मुस्लिम का चुनाव अब भारत में यहाँ पर मुख्यतः जो हम लोगों को अलग अलग देखने को मिला। तो भारत में पहली बार सांप्रदायिक चुनाव की घोषणा कब हुआ था? तो जवाब हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1909 के तहत हम लोगों को भारत में यहाँ पर देखने को मिलता है। यानी जो सवाल का राइट आंसर क्या रहेगा? वो राइट आंसर हमें यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 देखने को मिलता है। ये सब आप लोगों को भारत शासन अधिनियम 1909 के तहत यहाँ पे याद होना चाहिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न हम लोगों को यहाँ पे देख रखा है, निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासनकाल में भारत में तैमूर का आक्रमण हुआ था? और तैमूर का आक्रमण हम लोगों को कौन से के शासक काल में देखने को मिलता है? गुलाम वंश के शासक काल में, और सेद वंश के शासन काल में, या तुगलक वंश के शासनकाल में हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है। देखिए माय डियर फ्रेंड्स, आप लोगों को याद होना चाहिए कि यहाँ पर एक तुगलक मुख्य रूप से हम लोगों को यहाँ पर दिल्ली सल्तनत देखने को मिलता है। और ये जो दिल्ली जो सल्तनत हुआ, इसी दिल्ली सल्तनत में हम लोगों को यहाँ पर ये जो गुलाम वंश देखने को मिला था। और इसी गुलाम वंश के बाद हम लोगों को यहाँ पर एक तुगलक वंश देखने को मिला। कौन सा वंश देखने को मिला? मैं माफी चाहूंगा, यहाँ पर हम लोगों को खिलजी वंश देखने को मिला। और खिलजी के बाद कौन आए थे दिल्ली सल्तनत पे? तो तुगलक आए थे। कौन सा आए थे? जो तुगलक वंश देखने को मिला। और इसी तुगलक वंश का जो लास्ट रूलर हुआ करता था नसीरुद्दीन मोहम्मद। कौन हुआ करता था? नसीरुद्दीन मोहम्मद। तो ये नसीरुद्दीन मोहम्मद के ही समयकाल में, यानी 1398, डेट आप लोग याद करिएगा, 1398 में तैमूर का भारत में क्या हुआ था? तैमूर था, और इसी तैमूर का भारत पर क्या हुआ था? आक्रमण हुआ करता था। जब तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया तो ये कहाँ का शासक हुआ करता था? तो याद होना चाहिए आप सभी को, ये समरकंद का शासक था। कहाँ का? समरकंद का मुख्य रूप से यह शासक हुआ करता था। आप सभी को याद होना चाहिए। और इसी तैमूर की भारत में हेल्प की थी। ये जो नसीरुद्दीन हुआ करता था, इसके दरबार में एक मंत्री हुआ करता था जिसका नाम था दोस्तों खिज्र खां। कौन हुआ करता था? खिज्र खां। इसी खिज्र खां ने क्या किया था? इसी तैमूर की भारत में क्या किया था? सहायता किया था। जवाब में ये तैमूर के बेटे शाहरुख ने मिलकर, और ये जो खिज्र खां ने क्या किया था? नसीरुद्दीन जो मोहम्मद को मारा था। और बाद में चलकर इन लोगों ने क्या किया था? एक सेद वंश की स्थापना किया था। कौन से वंश की स्थापना किया था? आगे चलकर इन लोगों ने एक सेद वंश की यहाँ पे स्थापना किया था। और जो सेद वंश था, यह सेद वंश जो दिल्ली सल्तनत में पहला सिया वंश माना गया। कौन सा वंश माना गया है? दिल्ली सल्तनत में पहला सिया वंश भी यही सेद वंश हम लोगों को देखने को मिलता है। यानी जो सवाल का राइट आंसर रहेगा वो तुगलक वंश हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न यहाँ पर क्या देख रहा है कि कंठक शोधक जो न्यायालय का जो प्रचलन हुआ करता था वो किस साम्राज्य में हम लोगों को देखने को मिलता है? कंठक जो शोधन जो नामक न्यायालय है, ये कहां पर देखने को मिलता है? देखिए मुख्य रूप से क्या हुआ करता था कि जो त्रिस्तरीय हम लोगों को जो
यहाँ पर प्रमुख रूप से जो विद्वान यहाँ पर है, जो पंडित हुआ करते थे, जो पंडित हुआ करते थे, और मुख्य रूप से वह 3 प्रकार के हुआ करते थे। और इन तीनों प्रकार के जो यहाँ पर आपराधिक मामले होते थे ये सुने जाते थे। तो यह मुख्य रूप से कंटक शोधन न्यायालय की प्रणाली हम लोगों को प्राचीन भारत काल में हम लोगों को देखने को मिलती है। और ये जो प्राचीन काल में हम लोगों को देखने को मिलती है, ये कौन से डायनेस्टी के अंदर देखने को मिली? ये मौर्य शोल राष्ट्रकूट में देखने को मिली। तो जवाब हो जाएगा ये हम लोगों को मुख्यतः मौर्य डायनेस्टी में, मौर्य वंश में हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है। यानी जो सवाल का राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। यानी इस वंश में हम लोगों को ये इस प्रकार की जो न्यायालय पद्धति हम लोगों को भारत में देखने को मिलती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न आप लोगों को यहाँ पर क्या देकर रखा है? ऋग्वेद के ऋषि विश्वामित्र और देवी के रूप में पूजी जाने वाली 2 नदियों के बीच में संवाद के एक रूप में एक भजन है। वे कौन सी 2 नदियां हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है? और जहां पर जिनके बारे में उल्लेख ऋषि विश्वामित्र और देवी के रूप में पूजी जाने वाली 2 नदियों के बीच में संवाद के रूप में एक भजन है, वे कौन सी 2 नदियां हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है? देखिए वो आपके अलकनंदा और बात कर रहा ऋग्वेदिक भी। तो हम लोग समझ चुके हैं ये वैदिक सिविलाइजेशन की बात कर रहा है, यानी वैदिक सभ्यता की बात कर रहा है। और वैदिक सभ्यता में कौन कौन सी रिवर हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी? क्या हम लोगों को व्यास और सुतुत्री। देखिए जब ऋग्वेदिक काल था, तो जब व्यास, वास्तव में व्यास का व्यास नाम नहीं पड़ता था, इसे हम लोग विपाशा के नाम से जानते थे। किस नाम से जानते थे? विपाशा के नाम से जानते थे। और जो सतलज हम लोगों को रिवर देखने को मिलती है, और इसी सतलज रिवर को हम लोग यहाँ पे सुतुद्री, कौन दोस्तों? सुतुद्री रिवर के नाम से हम लोग सतलज को जानते थे। आप सबको यहाँ पर याद होना चाहिए। और यहाँ पर हम लोगों को जो ये जो वैदिक सभ्यता हुआ करता था, वैदिक सभ्यता में हम लोगों को यहाँ पर एक झेलम रिवर देखने को मिलती है। और झेलम को हम लोग यहाँ पे वितस्ता के नाम से जानते थे। तो ये किसके नाम थे? ये वितस्ता के नाम से जानते थे। और यहाँ पर हमारे पास में एक चिनाब रिवर पड़ेगा। तो चिनाब का वैदिक सभ्यता में नाम क्या हुआ करता? जवाब हो जाएगा, इसे हम लोग यहाँ पे जास्कनी रिवर के नाम से इसको हम लोग पहचानते थे। तो व्यास जानी जाती थी विपाशा के नाम से, सतलज जानी जाती थी सुतुद्री के नाम से, झेलम जानी जाती थी ये वितस्ता के नाम से। और जो चिनाब रिवर यहाँ पर देखने को जो देखने को मिलती है, वो किस नाम से जानी जाएगी? तो जवाब हो जाएगा यहाँ पर आस्कनी के नाम से यहाँ पे मुख्य तौर पर जानी जाती थी। अब देखिएगा कौन सी वो 2 हम लोगों से रिवर का नाम पूछा है जो यहाँ पर संवाद के रूप में एक भजन में जो शामिल हुआ था। तो जवाब हो जाएगा वो व्यास और सतलज रिवर के बारे में हम लोगों को देखने को मिलता है। यानी जो सवाल का जो राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हम लोगों को देखने को मिलता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न हम लोगों को क्या देख रहा है कि गुरुवापुर यहाँ पे एकादशी किस भारतीय राज्य का एक सांस्कृतिक फेस्टिवल है? और गुरुवापुर ये जो यहाँ पर हमारे पास में एकादशी देखने को मिलती है, क्या ये कर्नाटक का फेस्टिवल है, या आंध्र प्रदेश का फेस्टिवल है, तमिलनाडु का फेस्टिवल है, या केरल का? हम लोगों को देखो केरल में हम लोग बहुत ज्यादा बार हम लोग यहाँ पे पढ़ चुके हैं। यहाँ पर हम लोगों को एक विशु उत्सव के बारे में आप लोगों को याद होना चाहिए। और वहीं पर ये विशु के बाद और क्या याद कर सकते हैं? तो यहाँ पर त्रिशूलपुरम, कौन सा दोस्तों? त्रिशूलपुरम फेस्टिवल आप लोग याद होना चाहिए। वहीं पर हम लोग यहाँ पर ओणम मुख्य रूप से पढ़ चुके हैं। ओणम यहाँ पर 10 दिनों तक ओणम फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। तमिलनाडु में हम लोग यहाँ पे थाई पूसम पढ़ चुके हैं, थाई पूसम फेस्टिवल। और थाई पूसम के बाद हम लोग यहाँ पर एक महामागम को पढ़ चुके हैं, महामागम पढ़ चुके हैं। इसके बारे में हम लोग यहाँ पर पोंगल के बारे में पढ़ चुके हैं तमिलनाडु का। और वहीं पर जो तमिलनाडु का हम लोग पहले चित्रादि भी एक फेस्टिवल यहाँ पे पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक कर्नाटक में एक कंबाला दौड़ प्रतियोगिता होती है, कंबाला दौड़ प्रतियोगिता। और जहां पर ये मुख्य तौर पर एक भैंस की दौड़ यहाँ पर क्या होती है? प्रतियोगिता हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है, इतना आप लोगों को कर्नाटक के परिप्रेक्ष्य में याद होना चाहिएगा।
और ये गुरुवापुर एकादशी हम लोगों को कहां पर देखने को मिलती है? तो जवाब हो जाएगा श्रीमान केरल राज्य में हम लोगों को देखने को मिलती है। यानी जो सवाल का राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर डी हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न हम लोगों को यहाँ पे देख रखा है, मगध महाजनपद देश ये नदियों से घिरा हुआ है। आप सभी जानते हैं कि हम लोग यहाँ पे 16 महाजनपदों के बारे में पढ़ते हैं, और ये 16 महाजनपदों में जो सबसे बड़ा जो जनपद देखने को मिला था वो मगध ही था। मगध सबसे शक्तिशाली भी महाजनपद हुआ करता था। और यहाँ पर कौन सी रिवरों से घिरा है? गंगा झेलम, देखिए गंगा और झेलम, और यमुना, गंगा और यमुना, गंगा और सोन, गंगा और घाघरा रिवर। आप सभी को याद होना चाहिए, ये जो मगध महाजनपद हुआ करता था, तो मगध महाजनपद मुख्य रूप से गंगा और सोन नदियों के कारण यह के चारों तरफ यह घिरा हुआ। यानी जो सवाल का राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न हम लोगों को क्या देकर रखा है? निम्नलिखित भारतीय संगीत ये निर्देशों में से किसे जो विशेष रूप से भारत के एक प्रमुख ड्रीमर के रूप में जाने जाते हैं 2019 में, जिसे पद्मश्री से नवाजा गया था? तो वो कौन जाने जाते हैं? आप लोगों को याद रखना है, वो जाने जाते हैं शिवमणि जी। कौन कौन माने जाते हैं? शिवमणि जी माने जाते हैं। यानी जो सवाल का राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर ए हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिलता है। अब देखिएगा, आज क्लास का यहाँ पर हम लोग यहाँ पे अंतिम प्रश्न ले रहे हैं, और हम लोगों को देखने को मिलता है राष्ट्रीय पर्वतारोपण और साहसिक खेल संस्थान भारत में हम लोगों को यहाँ पे कहाँ पे देखने को मिलता है? और चार ऑप्शन दे के रखे हैं कि राष्ट्रीय पर्वतारोपण और साहसिक खेल संस्थान कहाँ पर देखने को मिलता है? मिजोरम, नागालैंड, या आपके अरुणाचल प्रदेश या हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलता है। ये राष्ट्रीय पर्वतारोपण और साहसिक जो खेल संस्थान है, मुख्य तौर पर 2013 में इसकी स्थापना होती है, और ये मुख्य रूप से हम लोगों को अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पर देखने को मिलता है। यानी जो सवाल का राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी सवाल का बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। चलिए आज क्लास के अंतिम प्रश्न, और ये अंतिम प्रश्न आप लोगों को हम लोग होमवर्क में जो दे के जा रहे हैं, जो सवाल आप लोगों से सवाल जो यहाँ पे पूछा है कि नेहरू पर्वतारोपण भारत के किस राज्य में हम लोगों को देखने को मिलता है? और कमेंट बॉक्स में आप सभी विद्यार्थियों का मैं आप सभी का जवाब यहाँ पे चाहूंगा। जितना डिटेल में आप लोग यहाँ पे ऑप्शन को एक्सप्लेन कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कर सकते हैं, वो जवाब आप लोगों को देना है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।